समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम सूक्ष्म धातु और पौधे के जीवन चक्र में उसकी भूमिका इसके बारे में जानेंगे। हम इसके पहले 16 मूल तत्व और पौधे के जीवन चक्र में वो कैसी भूमिका निभाते हैं यह हम जान चुके हैं। अब हर एक तत्व के बारे में, सूक्ष्म धातुओं को अलग अलग से हर एक तत्व के बारे में हम स्पष्टता से जान लेंगे। यहाँ हर किसान को ये ध्यान रखना है कि कई प्रकार के कीट पौधे पर आने से जो लक्षण दिखाई देते हैं वो और सूक्ष्म धातु की कमी होने से दिखाई देने वाले लक्षण ज्यादातर एक ही होते हैं। इसके बीच के फर्क को हमें गौर करना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर किसानों को ये बिना समझे सूक्ष्म धातुओं की कमी से आए हुए लक्षणों को कीट का प्रभाव समझकर कीटनाशक देते हैं। कभी कभी कीट के प्रभाव को देखकर उन्हें सूक्ष्म धातुओं की कमी समझकर सूक्ष्म धातु का छिड़काव करते हैं। ये सब करते हैं, लेकिन इसके बीच के फर्क को हमें ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन मुझे कई बार इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं कि हमें इनका फर्क नहीं समझता। पौधे में कीट की वजह से ये लक्षण दिखाई दे रहा है या सूक्ष्म धातु की कमी से दिखाई दे रहा है। हम इसे आइडेंटिफाई नहीं करते, इनके बीच के डिफरेंस को नहीं समझ रहे, ऐसे कहते हैं। असल में इसमें बहुत सावधानी बरतना है हर किसान ने। लेकिन हम पहले से हमारी जमीन में इन सूक्ष्म धातुओं की कमी ना हो, उस कमी को सुधारते हुए जमीन में पहले ही इन सूक्ष्म धातुओं को देने से आप इस सूक्ष्म धातुओं की कमी की वजह से चिंतित नहीं होना चाहिए और उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरी नहीं है। इसीलिए हर किसान ने पहले से ही जमीन को उर्वरक देते समय इन सूक्ष्म धातुओं को देना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया है कि सभी सूक्ष्म धातुओं की भूमिका, मतलब 7 प्रकार के सूक्ष्म धातु है, पौधे के जीवन चक्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये 7 प्रकार के सूक्ष्म धातुओं की भूमिका पौधे के जीवन चक्र में 2% होती है। जैसे पहले बताया है कि प्राणाधार मूल तत्व जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी भूमिका 90% होती है। प्रथम पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, पौधे के जीवन चक्र में इनकी भूमिका 5% होती है। द्वितीय पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनकी भूमिका 3% होती है। बचा हुआ 2% इन 7 सूक्ष्म धातुओं का होता है। सूक्ष्म धातु 7 प्रकार के हैं। ये 7 सूक्ष्म धातु ये है: जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन। ये 7 है। ये सभी 7 धातुओं को मिलाकर पौधे के जीवन चक्र में इनका भाग 2% होता है। हमें इन्हें दुर्लक्ष्य नहीं करना है। ये सभी पौधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 7 धातु अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। इसमें से जो 7वां क्लोरीन है उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं। वो वैसे भी जमीन से या पानी से उपलब्ध होता है, इसीलिए उसे कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में हम खास तौर पर सोचना, चर्चा करना, उसको खास तौर पे इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। इसीलिए बचे हुए 6 धातुओं के बारे में हम बात करेंगे। इस विभाग में हम 3 सूक्ष्म धातु, उनकी भूमिका, उनकी कमी होने से उनमें कैसे लक्षण होते हैं, किस तरह का नुकसान हो सकता है, ये जान लेंगे। तो इस विभाग में हम 3 सूक्ष्म धातु, जिंक, आयरन मतलब फेरस, कॉपर, इन तीनों के बारे में अब हम जानेंगे। मतलब पौधे के जीवन चक्र में इन तीनों की भूमिका क्या होगी, कमी हो तो कौन से लक्षण दिखाई देंगे, कैसा नुकसान हो सकता है, इस विभाग में हम इसे जान लेंगे।
ये जिंक जड़ व्यवस्था में जड़ तंतु होते हैं। ये जड़ तंतु अच्छी तरह बढ़ने के लिए जिंक की जरूरत बहुत होती है। मुख्य जड़ के आसपास ये जड़ तंतु जितने अधिक आएंगे पौधे को उतना ही फायदा होगा। इसलिए ये जड़ तंतु की अच्छी वृद्धि होनी है तो जिंक की जरूरत होती है। इतना ही नहीं, ये नए पत्ते बहुत छोटे होकर बढ़ना शुरू होता है और बढ़ने के लिए मतलब छोटे पत्ते बढ़ने के लिए जिंक की जरूरत है। पौधे में कई प्रकार के एंजाइम्स तैयार होने के लिए मतलब ये एंजाइम्स पौधे में तैयार होना हो तो जिंक जरूरी है। इतना ही नहीं, पौधा वृद्धि नियंत्रकारक जैसे कि नियंत्रक का मतलब है पौधा जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ना है, उसके लिए सहाय करता है, उसे नियंत्रक कहते हैं। पौधे के वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाने वाला नियंत्रक जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड, ये उत्पत्ति होने में जिंक की भूमिका होती है। पौधे में ये इंडोल एसिटिक एसिड तैयार होने से सहजतः पौधा जितना बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ेगा। जब भी ये इंडोल एसिटिक एसिड की पौधे में कमी होती है, पौधा जरूरत से ज्यादा बढ़ना है या बढ़ता ही नहीं, इंडोल एसिडिक एसिड की कमी की वजह से ऐसा होता है। लेकिन पौधे में ये इंडोल एसिटिक एसिड तैयार होना हो तो जिंक बहुत जरूरी है। इसीलिए जिंक की कमी नहीं होगी, ये हमें ध्यान देना चाहिए। मुख्यतः जिंक की आवश्यकता कुछ फसलों में अधिक होती है। द्राक्ष, नींबू, अनार, धान, कपास, इस तरह की फसलों में जिंक की जरूरत अधिक होती है। दूसरे फसलों की तुलना इन फसलों में जिंक ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए ये जिंक किसी भी हालत में हमें कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें पहले से ही प्रथम अवस्था में ही उर्वरक इस्तेमाल करने के समय से ही जिंक जमीन को देना चाहिए। जिंक की कमी होने से कई बार पौधे के नए पत्तों में ही पीला रंग आ जाता है और कुछ मामलों में नए पत्तों के साथ पुराने पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं और पत्तों पर कई जगह काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। उतना ही नहीं, पत्तों के शिरों के बीच पीलापन आने लगता है, पत्तों की बढ़ोतरी भी कम होती है और पत्तों के बीच की दूरी भी कम हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं। इस तरह के लक्षण दिखाई देने से हमें जिंक की कमी है ये समझना चाहिए। हम अगर जमीन में इसे देना भूल गए या दुर्लक्ष्य किया तो ऐसे लक्षण हमें जमीन में दिखाई देने से तुरंत हमें जिंक को पौधे के ऊपर या फसल के ऊपर छिड़काना होगा। जिंक 33% उपलब्ध होता है। जिंक 12% EDTA भी आपको उपलब्ध होता है। इसको फसल पर छिड़काव करने से जिंक की कमी को हम पूरी कर सकते हैं। अब दूसरा सूक्ष्म धातु है आयरन या फेरस। ये पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्ते हरे होने के लिए यह एक उत्प्रेरक जैसे काम करता है। मतलब पत्ते हरे होने के लिए या तैयार होने के लिए ये फेरस एक उत्प्रेरक जैसा काम करता है। इतना ही नहीं, पौधे में ऑक्सीजन सभी हिस्सों में पहुंचाने के लिए इस आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पौधे में शर्करा तैयार होने में, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा खुली करने में इस आयन की भूमिका अधिक होती है। लेकिन अगर यही आयन अधिक हो तो फसल बदल जाती है। इसलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा आयन या फेरस इस्तेमाल करने से फसल बदल जाती है या फेरस की कमी होने से पौधे में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, नए से पौधे के नए पत्ते पीले होने लगते हैं, उनका रंग बदलने लगता है। उतना ही नहीं, फलों की गुणवत्ता घटती है, फल का साइज बहुत छोटा होता है। इसके अलावा आयन के कमी से फलों की संख्या भी कम होती है। इसीलिए हर किसान को अपने खेत में आयन,
कमी नहीं होगा ये देखना चाहिए। मतलब सूक्ष्म धातु का इस्तेमाल करते समय ये आयन जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में ही हमें उपयोग करना चाहिए। हमारे जमीन में नहीं तो फलों की संख्या, फलों का आकार या धान का प्रमाण घटता है और उसकी गुणवत्ता भी कम होती है। इसीलिए ये आयन या फेरस की आवश्यकता को समझकर, उसके फायदे को समझकर हर किसान पौधों को आयन की कमतरता नहीं होगी इसका ध्यान देगा। अब तीसरा है कॉपर। ये कॉपर फूल और तने के बीच के इस बंधन को मजबूत बनाने में सहायता करता है। इतना ही नहीं, फल का रंग और उसका आकार बढ़ने में ये कॉपर सहायता करता है। फल का आकार बढ़ने में और उसका रंग अच्छा देखने में अच्छा और आकर्षक दिखाई देना, ऐसे सहजता होने के लिए कॉपर सहायता करता है। इतना ही नहीं, पौधे के फलों में विटामिन ए की वृद्धि होने के लिए कॉपर का उपयोग होता है। मतलब हमारी पैदावार में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। पौधे में कॉपर जरूर होना ही चाहिए। जमीन में कॉपर पर्याप्त होने से अंकुरण का प्रमाण अधिक होता है। ये इसलिए होता है कि ये कॉपर भी एक प्रकार का शिलींद्रनाशक भी है। जैसे मैंने सल्फर के बारे में बताया कि सल्फर एक शिलींद्रनाशक है, वैसे ही कॉपर भी एक शिलींद्रनाशक है। आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ऐसे इस्तेमाल करते रहते हैं, जैसे COC। मतलब कॉपर एक सूक्ष्म धातु ही नहीं बल्कि ये एक शिलींद्रनाशक भी है। इसीलिए ये जमीन में हो तो हम बिन बीज बोने से वो सड़े बिना सुरक्षित रूप से अंकुरित होने के लिए कॉपर सहायता करता है। इसीलिए कॉपर हमें दो प्रकार से उपयोगी होता है। एक सूक्ष्म धातु होता है, दूसरा शिलींद्रनाशक जैसा होता है। मतलब पौधा अंकुरित होने के लिए यहाँ बीज को संरक्षण देता है, अंकुरित होने का प्रमाण बढ़ाने के लिए सहायता करता है, अंकुरित होने के बाद जड़ व्यवस्था को भी सुरक्षा देकर इस प्रकार पौधे के जड़ व्यवस्था को नष्ट करने वाले कई प्रकार के शिलींध्रों को जड़ के पास आने से रोकता है कॉपर। इसलिए सहज रूप से कॉपर को पहले से जमीन में उपलब्ध होगा ऐसी व्यवस्था करने से ज्यादातर सभी तरह के कीटों को पौधों से सुरक्षितता दे सकते हैं। तो पौधे के जीवन चक्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कॉपर। इस कॉपर की कमी होने से पत्तों के बीच जंग जैसे रंग के धब्बे आते हैं। इतना ही नहीं, पत्तों के आखिर में जले जैसे दिखाई देते हैं। और एक लक्षण ये है कि फूल ज्यादा झड़ने लगते हैं। ये इसलिए होता है कि ये कॉपर फूल और तने के बीच का बंधन मजबूत करने में सहायता करता है। अगर कॉपर की कमी हो तो फूल झड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, फूलों के रंग में भी फर्क दिखाई देता है। सहजता पौधे को आने वाले फूल जिस रंग के होने चाहिए उस रंग के ना होकर उसका रंग फीका होता है, तो फूल के रंग में कमी आती है। और उतना ही नहीं, फलों के रंग में भी फर्क आता है। जितना रंग चाहिए उतना रंग नहीं होता, फल आकर्षक नहीं होगा, बहुत ही फीका दिखाई देने लगता है फल और फूल। कॉपर की कमी होने से ये सभी बहुत फीके रंग के दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें यहाँ फूलों का झड़ना रोकने के लिए और पैदावार अधिक आने के लिए कॉपर की कमी ना होगी ये निश्चित करना चाहिए। यह है इस विभाग का जिंक, आयरन और कॉपर, ये तीन सूक्ष्म धातुओं का उपयोग। उनकी कमी से किस तरह के लक्षण पौधे में दिखाई देते हैं उसके बारे में हम इस विभाग में देख चुके हैं। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस का आदर करने वाले किसानों को मेरा धन्यवाद। बहुत से किसान कमेंट बॉक्स में कई प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं, तो आप इंटरेस्ट से देखकर उसमें आपके जो भी प्रश्न होंगे वो पूछने पर हमारा हौसला बढ़ाकर और अच्छा करेंगे। हर एक प्रश्न को मैं जब भी मौका मिलता है तुरंत जवाब दे रहा हूँ। दूसरे किसानों के प्रश्न कैसे होते हैं, क्या प्रश्न होते हैं, उनका जवाब मैं क्या दे रहा हूँ, ये सभी आप लोग गौर करने से आपको भी उसका सही लाभ मिल सकता है। इसलिए हर किसान को
मेरे वीडियोस देखकर अगर आपको कुछ संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेजिए। जैसे मुझे मौका मिलता है वैसे जवाब दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, आपके खेत में आकर आपकी फसल को देखकर उसमें क्या कमी है, उसकी क्या समस्या है, ये पता करने के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारे एरिया मैनेजर्स के नंबर दे रहे हैं। जिले का नाम, मैनेजर का नाम, उनका कांटेक्ट नंबर, सभी विवरण स्क्रीन पर दे रहे हैं। हर किसान उनको संपर्क करने पर हमारे कर्मचारियों को आपके खेत में भेज देंगे। वहां आपकी समस्या को देखकर उसका परिष्कार आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।